आइए लॉकडाउन की इन विभिन्न परिस्थितियों में, जब देश और वर्ल्ड विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस दौर में एक सिस्टम ये भी है कि स्टूडेंट वाला जो समुदाय है वो भी विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहा है। उसकी अपनी स्टडी बाधा बन गई है, इसलिए उस कड़ी को कई बार क्या होता है कि कई चीजें ना चाहते हुए भी इंसान को करनी पड़ती हैं। उसी सिस्टम को चलाते हुए मुझे भी यूट्यूब की दुनिया में एक कदम बढ़ाना होगा, ताकि जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को रोक चुके हैं उसे कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियां कभी भी कंटिन्यू नहीं रहती है। एक समय होता है जो गुजर जाता है, ये भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी नहीं रहेगा। इसलिए उस सिस्टम को अपडेट रखते हुए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए इस सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी कड़ी में हमारे सामने दो चुनौतियां हैं। नंबर एक, वो स्टूडेंट जो यूपीएसआई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो करंट सिस्टम है, और एक वो स्टूडेंट जो आरआरबी रेलवे वगैरह की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दो चुनौतियां सामने, एक यूपीएसआई और एक रेलवे, दोनों कंडीशन। इन दोनों कंडीशन को लेते हुए जिस तरीके से ऑफलाइन में क्लासेस चलती हैं, उसी तरीके से मैं यूट्यूब की दुनिया में भी उसी तरीके से चलाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक क्लास डेली यूज, एक क्लास संविधान की लूंगा और एक क्लास साइंस की लूंगा, एक मैथ की लूंगा, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से ऑफलाइन होता। तो 3 क्लासेज आपको डेली दी जाएंगी। उसमें क्या होगा कि आपको नोट्स भी दिया जाएगा। सही है, मैं आपकी लगभग 30 या 45 मिनट की क्लास लूंगा, फिर आपको नोट्स दूंगा। सही है, वीडियो के साथ आपको नोट्स, अपने हैंड राइटिंग नोट्स अपडेट कराऊंगा। 45 मिनट आप कंसंट्रेट होकर वीडियो को सुनिए, आराम से कंसंट्रेट होकर सुनिए। उसके बाद आप जो है, जो नोट्स में आपको पीडीएफ के माध्यम से दूंगा, उस नोट्स को लीजिएगा और उसे लिख लीजिएगा। उससे क्या होगा आपका कि एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और एक आपकी माइंड जो है वो भी सेटअप हो जाएगा। इसलिए आपकी ठीक ऑफलाइन की तरह, यानी 45 मिनट आप पढ़िए और 15 मिनट आप उस काम को करिएगा। 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट अपना नोट्स तैयार करिए, आपकी 1 घंटे की क्लास पूरी हो जाएगी। वो वाला सिस्टम नहीं है जो यूट्यूब की दुनिया में चल रहा है कि एकदम से आपको जो है 6 सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, चलिए पढ़िए, लग जाइए। ऐसा नहीं होता, कंटिन्यू रहिएगा, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। दूसरी बात, मैं यहाँ से डाल कर चला जाऊंगा वीडियो, आप पढ़ते रहिएगा, नोट्स वगैरह है नहीं, ऐसा नहीं होता, नोट्स भी साथ में से। तो उसी कड़ी में हम सबसे पहली कड़ी को लेते हैं कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। मैं पहले भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यानी 2 शब्द आपके सामने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। ये 2 शब्द हैं, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है, नियमों की जरूरत होती है, घर को चलाने के नियमों की जरूरत होती है। तो संविधान देश को चलाता। तो इसलिए मैं भारत के संविधान की बात अभी नहीं कर रहा हूं, वो बाद में करेंगे जब भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। अभी संवैधानिक इतिहास पे नहीं है, हम सिर्फ संविधान की बात करेंगे। तो संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसमें पहले एक टॉपिक लिखा है मैंने कि शब्द संविधान व राज्य व्यवस्था में संबंध क्या है, यानी इसे आप संबंध कैसे दिखाओगे कि आपका संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। दोनों शब्द अलग हैं, संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटी क्या है। सही है, जब आप मार्केट में कोई बुक लेने जाते हो, आप बोलते हो जाकर संविधान की बुक दे दीजिएगा, वो आपको एक बुक दे देगा, उस पर लिखा होगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इस तरह की। तो इस तरीके से संविधान और राज्य व्यवस्था को समझिएगा। सही है, तो संविधान और राज्य व्यवस्था जो है, इसमें एक कड़ी ये भी है, देखिए कि जो आपका संविधान है, तो ये 2 से सम धन विधान, हम सिर्फ अभी संविधान की बात कर रहे हैं। सम धन विधान,
सम माने क्या होता है? समान। विधान किसको बोलते हैं? विधि को बोलते हैं, कानून को बोलते हैं। सही है? यानी जो कानून या विधि समान हो उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। अब देखिए, विधान दो तरीके से होता है, इसे हम दो जगह डाइवर्ट करते हैं। एक वो जिसे हम लॉ बोलते हैं, नियम बोलते हैं, रूल बोलते हैं, और एक वो जिसे हम कानून बोलते हैं, कानून यानी लॉ। आपकी जो विधि होती है वो दो तरह की होती है, एक को हम नियम बोलते हैं, एक को हम कानून बोलते हैं। जो आपका नियम होता है ना, नियम, ये नियम जो होता है आपका, ये बाध्यकारी नहीं होता, ये बाध्यकारी नहीं होता। जबकि जो कानून होता वो आपका बाध्यकारी होता। नियम बाध्यकारी नहीं होता, कानून बाध्यकारी होता। कैसे समझिए? आप सड़क के दाईं तरफ चलिए या बाईं तरफ चलिए, एक नियम है, लेकिन आप चलना है दाईं तरफ, चल रहे हैं आप बाईं तरफ, तो उसको लेकर आप कोई दंडित नहीं कर सकता आपको, क्या आप उसे जो है जाके एकदम से सुप्रीम कोर्ट में ले जाओगे, आप जो है जिला न्यायाधीश के पास ले जाओगे, ऐसा थोड़ी होता। वो एक नियम है, आपको वो फॉलो करना चाहिए, वो आपके अंतरात्मा। लेकिन जो कानून है, यदि आप कानून तोड़ते हैं तो उसके लिए प्रशासन बैठा हुआ। कानून आपके ऊपर बाध्यकारी होता है, यानी उसको आपको फॉलो करना ही होगा। कानून बाध्यकारी होता है, उसे आपको मानना ही होगा। तो ऐसी विधि जो सबके लिए समान हो, तो कानून सबके लिए समान होता है। ऐसा थोड़ी होता कि ये थोड़े गरीब हैं तो ये ज्यादा कानून को मानेंगे, ये मालदार है तो ये कम मानेंगे, ऐसा थोड़ी होता। कानून सबके लिए बराबर होता। तो इसलिए वो कानून, वो विधि, वो नियम जो सबके लिए बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। नियम ऐसा थोड़ी होता कि आप जो है, आप मालदार है तो दाईं तरफ चलिए, आप गरीब है तो बाईं तरफ चलिए, ऐसा थोड़ी होता। सबके लिए समान होता। ये एक बेसिक अवधारणा है जो आपको पढ़ाई जाती है, लेकिन मेन अवधारणा क्या है उसको समझिएगा। मेन परिभाषा संविधान की क्या है वो समझिए। तो देखिए, संविधान क्या है? संविधान, गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को जो मैं बता रहा हूं। संविधान देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले पहलू या बिंदु जिस एक दस्तावेज में संकलित होते हैं, उसी दस्तावेज को हम संविधान बोलते हैं। दोबारा सुनिए, देश की शासनिक और प्रशासनिक, देश की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदु या नियम कह लीजिए या कानून, विधि कह लीजिए, पॉइंट्स कह लीजिए। सही है? यानी शासन मतलब सरकार, शासन का मतलब यहां सरकार से है। प्रशासन तो आप समझते हैं, सही है, जो शासन को फॉलो करता। प्रशासन शासन को फॉलो करता। जैसे पुलिस एक प्रशासन है, वो सरकार को फॉलो करता। सरकार जैसे जैसे उसके ऊपर कानून बनाएगी, प्रशासन को वही करना होगा। सही है? तो इसलिए शासनिक, लेकिन एक चीज बताइए, प्रशासन को तो शासन चलाएगा, लेकिन शासन को भी तो कोई चलाएगा ना। प्रशासन को शासन चला देगा, पुलिस सरकार के अंडर में काम करेगी, ठीक है, लेकिन जो सरकार है वो भी तो किसी के अंडर में काम करेगी ना, उसके लिए भी तो नियम होने जरूरी है ना। इसलिए शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले यानी संचालित करने वाले, चलाने वाले जो बिंदु होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो जिस दस्तावेज में होते हैं, जिस किताब कह लीजिएगा, जिस किसी किताब में लिखे हुए होते हैं, उन बिंदुओं को जिस पुस्तक में आप संकलित कर दोगे, उसी पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। फिर सुनिए, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले बिंदु जिस दस्तावेज में, जिस पुस्तक में समाहित होते हैं, उसे संविधान बोलते हैं। क्लियर? अब सवाल यहां पे एक चीज ये उठता है कि एक चीज बताइए कि अगर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले बिंदु जिस पुस्तक में होंगे, हम उसे संविधान बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे भी हैं ना जो और बुक में भी हैं। जैसा आप देख लीजिए, इकोनॉमी की कोई पुस्तक है या
फिजिक्स की कोई पुस्तक है, बिंदु तो उसमें भी है, पॉइंट्स तो उसमें भी हैं, वो भी रखी हुई है, उसे भी चला रहे हैं, लेकिन वो क्या है वो संविधान नहीं है सॉरी वो संविधान इसलिए नहीं है क्योंकि उसे वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। जो आपका देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदु जिस दस्तावेज में होते हैं, वो दस्तावेज वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त किए हुआ होता, वो जस्टिफाइड होता, उससे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, वो वैध होता, वैधानिक होता, वो उसमें मूलभूत शासकीय सिद्धांत होते हैं, देश को चलाने के लिए सिद्धांत होते हैं, उस दस्तावेज को हम संविधान बोलते हैं। तो जो संविधान होता आपका, संविधान देश की मूल विधि होती है, देश की मूल विधि होती है। कौन? संविधान। संविधान देश की मूल विधि होती है, देश का सर्वोच्च कानून होता। समझ लीजिए, संविधान के लिए, संविधान को कई तरीके से हम बोल सकते हैं। संविधान जो होता आपका, वो देश का सर्वोच्च कानून होता, देश की मूल विधि होती है, वो देश का सर्वोच्च कानून होता, वो एक जैविक निकाय होता, जैविक निकाय होता। तो देखिए, संविधान मूल विधि होता, देश का सर्वोच्च कानून होता, देश का आधारभूत कानून होता। क्यों? देखिए, जब संसद या सरकार कोई भी कानून बनाती है और जब वो कानून पारित हो जाता, तो पारित होने के बाद किसी भी देश में एक न्यायपालिका होती है। तो न्यायपालिका, जैसे देखिए, भारत में कोई कानून पारित करना है, तो अगर वो कानून आपको लाना है तो उसे ये भी देखना होगा कि क्या वो कानून जो सरकार लेकर आ रही है, क्या वो संविधान को फॉलो कर रहा है, क्या संविधान में जो विधि है, सर्वोच्च कानून है वो देश का, जो उसमें लिखा हुआ है, क्या उसको फॉलो कर रहा है। और अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो इसलिए न्यायपालिका उसे क्या कर देगी? निरस्त कर देगी, यानी वो कानून नहीं बन सकता। इसलिए देश में कानून बनाने के लिए, जब सरकार कोई कानून बनाती है, तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो कानून हम बना रहे हैं वो देश के जो संविधान है, जो देश का सर्वोच्च कानून है, उसको भी फॉलो करता हो। तो जब तक वो संविधान को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता, न्यायपालिका उसे निरस्त कर देगी। इसलिए देश का सर्वोच्च कानून कौन है? संविधान। इसलिए संविधान को हम देश का सर्वोच्च कानून बोलते हैं, क्योंकि जो आपकी धारा वगैरह, आईपीसी वगैरह, वो पूर्णतः संविधान को भी तो फॉलो करती हो ना, तभी तो संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता। दूसरी बात, संविधान एक जैविक निकाय है। देखिए, जैविक का मतलब है, यहाँ पे देखिए, सजीव और निर्जीव दो चीजें होती हैं। तो सजीव लगभग आप जानते होंगे, जो चीजें सांस लेती हैं। अब आप भी जानते होंगे, जो संविधान एक पुस्तक है, वो सांस कैसे ले सकती है। तो यहाँ उसका मतलब सजीव और निर्जीव से नहीं है, उसका मतलब क्या है कि वो जैविक निकाय इसलिए है कि संविधान कभी भी स्थैतिक नहीं हो सकता, वो एक जगह स्थित नहीं हो सकता, वो हमेशा चलायमान स्थिति में रहता, वो हमेशा चलता रहता। और ये बात देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बोली थी। उन्होंने क्या बोला था कि जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया रखिएगा। अगर वो संशोधन की प्रक्रिया उसमें नहीं होगी तो वो एक दिन ओल्ड संविधान हो जाएगा। और जिस तरीके से, जाहिर सी बात है, जो हमारे पूर्वज हैं वो जाहिर सी बात है कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती बांधते हैं, जाहिर सी बात है उन परंपराओं पर आज की डेट में चलना बहुत मुश्किल है, हम नहीं चल सकते। उसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि संविधान निर्माताओं ने उसमें संशोधन की गुंजाइश रखी संविधान में। क्यों? क्योंकि अगर इसमें संशोधन की प्रक्रिया नहीं होगी तो ये एक दिन पुराना पड़ जाएगा और इसे रद्दी में फेंकना पड़ेगा। इसलिए कभी भी संविधान स्थैतिक नहीं हो सकता, वो एक जैविक निकाय है, चलायमान स्थिति में रहता है, उसमें संशोधन की प्रक्रिया बनी रहती है। समझ लीजिए, अगर किसी संविधान में संशोधन की गुंजाइश ही नहीं है तो ये क्लियर है कि वो संविधान ही नहीं है। अगर किसी संविधान में
संशोधन की गुंजाइश ही नहीं है, तो आप क्लियर समझ लीजिएगा कि वो संविधान ही नहीं है। तो आप समझ गए, संविधान मूल विधि होता है, देश का सर्वोच्च कानून होता है और वो एक जैविक निकाय होता है। नेक्स्ट बात कि संविधान हमें यह भी बताता कि जो देश में जो सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं। क्या होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो उस पर काम कराएगी, न्यायपालिका जो उसका न्याय करेगी। तो जो देश सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। गौर से सुनिए, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों की परिधि क्या है, उनकी सीमाएं क्या है, उनकी शक्ति कितनी है, इस चीज को भी कौन बताता? संविधान बताता। यानी संविधान तीनों प्रक्रियाओं के बारे में बताता कि उनकी शक्ति कितनी है, वो कहां तक अपनी शक्ति का निर्वहन कर सकते हैं। ये चीज भी हमें कौन बताता? संविधान बताता। क्लियर? अब संविधान समझ में आ गया होगा आपको संविधान क्या होता। अब बात करते हैं हम संविधान और राज व्यवस्था पे। यानी राज व्यवस्था क्या है? देखिए, संविधान जो आपका संविधान है, संविधान और राज व्यवस्था ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब है जैसा संविधान वैसी राज व्यवस्था। एक चीज समझिए, संविधान में जो जो लिखा होता उसको जब हम देखिए, पहली बात तो संविधान एक लिखित पक्ष है, संविधान एक सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि राज व्यवस्था क्या होती है? एक व्यवहारिक पक्ष है। कैसे? जैसे संविधान में आपको लिखा हुआ कि संविधान में लिखा हुआ मौलिक अधिकार में कि अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, आप उसके साथ छुआछूत नहीं कर सकते, अस्पृश्यता का अंत लिखा हुआ। यानी आप किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं समझ सकते, उसे अछूत नहीं समझ सकते। तो जब छुआछूत का अंत कर दिया, ये किस में कर दिया? संविधान में। तो ये लिखा हुआ संविधान में, इस लिखे हुए संविधान को जब हम अपने अंदर गहराई के साथ उतारते हैं और हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि ठीक है, संविधान ने ये बात बोली है कि हमें किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना, और हम उस चीज को फॉलो करते हैं, और जो भी व्यक्ति आता है हम उसके साथ प्यार मोहब्बत से काम करते हैं, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। तो जब वो तो वहां लिखा हुआ वो ठीक है, जब इस लिखे हुए को हम फॉलो करते हैं व्यवहारिक जीवन में, तो उस व्यवहारिक चीजों को ही जो है ना हम राज व्यवस्था बोलते हैं। यानी संविधान में जो जो लिखा हुआ है, जब हम उसको जो है एक व्यवहारिक तौर पर फॉलो करते हैं, सही है। जैसे पुलिस संविधान के अकॉर्डिंग ही किसी को अरेस्ट करेगी, छोड़ेगी, तो वो क्या कर रही है? वो काम कर रही है पुलिस, सही है, प्रशासन काम कर रहा। तो वो जो काम कर रहा किसको फॉलो करके? संविधान के। संविधान में ऐसा लिखा हुआ, तो जो वहां पर लिखा हुआ, यानी ऐसा मानिए ये एक एप्लीकेशन है, जो जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ वही वही राज्य व्यवस्था में किया जा रहा। यानी आपने एक एप्लीकेशन लिखी स्कूल के लिए कि मुझे छुट्टी चाहिए, उन्होंने आपकी छुट्टी दे दी, आप बिता रहे छुट्टी, तो वो एक व्यवहारिक पक्ष है। लिखित पक्ष कहां? जहां एप्लीकेशन दे के आए। तो संविधान एक लिखित पक्ष है, और उसे जब आप व्यवहारिक सिस्टम में लाते हो, व्यवहारिक तौर पर जब उस पर काम करते हो, उसी को हम राज व्यवस्था बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब राज व्यवस्था और संविधान एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। यानी अगर जो है आपसे ये बोल दिया जाए, आपको किसी देश के संविधान के बारे में बता दिया जाए कि इस देश का संविधान ये है, तो आपको नहीं लगता कि आप आराम से आपको उसकी राज व्यवस्था पूछने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जैसा संविधान वैसी राज व्यवस्था, जो संविधान में लिखा हुआ वही राज व्यवस्था में किया जाएगा। तो ये एक लिखित पक्ष है, ये एक व्यवहारिक पक्ष है, ये सैद्धांतिक पक्ष है, ये व्यवहारिक पक्ष है। जो व्यवहार में आप यूज करते हो, प्रयोग करते हो, उसको हम राज व्यवस्था। अब खुद से देख लीजिएगा, राज व्यवस्था, राज मतलब राज्य, व्यवस्था मतलब समझ रहे ना, यानी राज्य की व्यवस्था, राज्य को कैसे चलाया जाए। तो लिखा हुआ कहाँ है? संविधान में कि ऐसे चलाइएगा। चला कौन रहा? जो प्रशासन वगैरह, जो सरकारें वगैरह, वो चला रही है राज्य को। तो जैसा संविधान में लिखा होगा ऐसा ही तो राज्य व्यवस्था की जाएगी ना। तो इसलिए संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों को फर्क समझ लीजिएगा। वो एक सैद्धांतिक पक्ष है, वो एक व्यवहारिक पक्ष है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सही है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता। संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता। संविधान आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संविधानवाद। देखिए संविधानवाद क्या होता है, एक बात बताइए, जो संविधान है, जैसे आप ऐसे समझिए, मानव और मानवता। अगर हम मानव हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर मानवता भी हो। अगर कोई मानव है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर मानवता भी हो। अब देखिए बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप देखिएगा शरीर से तो मानव है लेकिन उनके कर्म मानव नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है। आप पढ़ लीजिएगा अखबार को, वो जानवरों से भी बदतर है, सही है। तो मानव होना और उसमें मानवता होना ये जरूरी नहीं है। मानव हो सकता है लेकिन मानवता है या नहीं है वो जरूरी नहीं है, यानी उसमें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो उसी तरीके से संविधान होना और संविधानवाद होना ये दोनों अलग है। यानी हम देखिए संविधान को मानते हैं और अगर हम संविधान को फॉलो करते हैं, संविधानवाद क्या है, देखिए सामाजिक न्याय, सबको समाज में बराबर स्थान, लैंगिक न्याय, मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सही है, सबको समान अवसर, नैतिकता और नौकरशाही का तटस्थ होना। सुनिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और समलैंगिकता, यानी लिंग निर्धारण ना किया जाए, उसमें बराबर हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उनको बराबर मान्यता प्राप्त हो। दूसरा नौकरशाही का तटस्थ होना, यानी जो आपकी जो प्रशासन है ना, पुलिस वगैरह, नौकरशाही है, जो सरकार के लिए नौकरी कर रहे हैं, वो तटस्थ होनी चाहिए, सरकार की गुलामी नहीं करनी चाहिए, वो निष्पक्ष होनी चाहिए, अपने प्रति काम के प्रति जिम्मेदार होनी चाहिए। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, वो निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायपालिका सर्वोच्च तो है लेकिन न्यायपालिका निष्पक्ष भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो काम होगा। तो ये 3-4 चीजें, 4-5 चीजें, सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, नौकरशाही का तटस्थ होना, सर्वोच्च न्यायालय का निष्पक्ष होना, ये सब चीजें अगर चल रही हैं तो समझिए आप संविधानवाद है, लोकतंत्र है। अगर संविधानवाद खत्म हो गया तो समझिए वहां से लोकतंत्र खत्म हो गया, और जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो अलोकतंत्र हो जाएगा और सरकारें जो हैं वो अराजकता की तरफ चली जाएंगी, इसलिए शोषण होना शुरू हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र कब बचेगा, जब संविधानवाद होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि संविधान प्लस संविधानवाद बराबर लोकतंत्र, संविधान प्लस संविधानवाद बराबर लोकतंत्र। अगर संविधान माइनस संविधानवाद अलोकतंत्र, यानी संविधान से अगर संविधानवाद खत्म कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र की कोई अवधारणा ही नहीं है। लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, लोक माने जनता, तंत्र मतलब सिस्टम, आगे पढ़ाऊंगा लोकतंत्र क्या होता है, सही है। तो इसलिए जो है जब संविधान होता है वो हमारा होता है, यानी हम संविधान को माने या ना माने ये सिस्टम देखना होगा। अगर हम संविधान को मानते हैं तो इसका मतलब संविधानवाद है, क्योंकि सामाजिक न्याय की बात कौन कर रहा है, संविधान कर रहा है, और हम उसे मान नहीं रहे तो संविधानवाद कहां हुआ। आप देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक, आम आदमी से लेकर विशेष तक संविधान की धज्जियां उड़ाने से लगे हुए, तो संविधानवाद कहां। इसलिए संविधान होना और संविधानवाद होना यह भी जरूरी नहीं है। किसी देश में संविधान हो सकता है लेकिन संविधानवाद जरूरी होगा ये नहीं कह सकते आप। मानव है लेकिन मानव तो जरूरी नहीं है उसके अंदर हो, अगर है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर संविधान है और उस देश में संविधानवाद है तो लोकतंत्र भी है, और संविधानवाद नहीं है तो लोकतंत्र भी नहीं है। क्लियर समझ लीजिए। संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता यही है कि हम संविधानवाद को ठीक से माने, यानी हमारे अंदर संविधानवाद जो होना चाहिए। जैसे देख लीजिएगा, हमारे देश में लिखित संविधान है, अमेरिका में लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वहां संविधानवाद है। वहां की जनता अपने संविधान से प्रेम करती है, भले ही लिखित संविधान है।
इसलिए आप देखिएगा कि वहां जब जनता ने जो है राजा से बोला कि हमें ये चाहिए, वो बोले ठीक है हम देंगे। इसलिए इंग्लैंड की क्रांति एक रक्तहीन क्रांति है, खून नहीं वहां उनकी क्रांति में, क्योंकि जो जो जनता ने बोला वही वही राजा ने किया। तो जो हम कर रहे हैं ना संविधानवाद को समझकर, वही संवैधानिक नैतिकता है। तो अब हम बात करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधानवाद क्या है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं तो भारतीय संविधान की विशेषता में पहला कदम है आपका लिखित और निर्मित। देखिए दो तरह के संविधान होते हैं, एक को हम बोलते हैं लिखित और दूसरे को हम बोलते हैं अलिखित। लिखित और अलिखित संविधान। दुनिया में वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर 5 देश ऐसे हैं जिनमें अलिखित संविधान है। 5 देश ऐसे हैं जिनमें अलिखित संविधान है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देखिएगा ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड। ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड। हालांकि कनाडा वाले संविधान पर थोड़े से सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कुछ औपचारिकता मिलती है अलिखित संविधान से। इसलिए दुनिया में 5 ही देश ऐसे हैं जो अलिखित संविधान है, जबकि बाकी देशों में क्या है कि लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान और अलिखित संविधान को हम कैसे पहचाने? देखिए ये एक संविधान है। जो संविधान होता आप देखिएगा वो एक दस्तावेज होता। मैंने आपको बताया कि देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदु जिस दस्तावेजी स्वरूप में होंगे, जिस दस्तावेज में संकलित होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। और ये दस्तावेज कैसा दस्तावेज होता है? इसे एक वैधानिकता प्राप्त होती है। वैधानिकता प्राप्त होती है यानी वैध होता है, वैधानिकता प्राप्त होती है। और इसमें होता क्या है? मूलभूत शासकीय सिद्धांत होते हैं। मूलभूत शासकीय सिद्धांत। मूलभूत शासकीय सिद्धांत यानी संविधान एक दस्तावेज होता, वो दस्तावेज वैधानिकता होती है उसे, और उसमें मूलभूत शासकीय सिद्धांत होते हैं, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले पॉइंट्स होते हैं। अब यहां आप देखिएगा ये अलिखित संविधान है और ये लिखित संविधान है। तो आपका जो अलिखित संविधान और लिखित संविधान है, देखिए ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स अलिखित संविधान में भी होते हैं और लिखित संविधान में भी होते हैं। जो लिखित संविधान है वो भी एक दस्तावेज होता, वैधानिकता प्राप्त होती है, मूलभूत शासकीय सिद्धांत होते हैं उसमें। जबकि अलिखित संविधान भी दस्तावेज होता, वैधानिकता प्राप्त होती है, उसमें मूलभूत शासकीय सिद्धांत होते हैं, दोनों में पाई जाती है। लेकिन फर्क क्या है कि जो लिखित संविधान है वो एक औपचारिक होता है, ये जो होता है आपका ये अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक, ये औपचारिक होता है, ये अनौपचारिक होता है। मतलब समझिए, औपचारिक का मतलब यहां यह है कि ये एक एकल दस्तावेज होता है। एकल दस्तावेज होता, ये एकल दस्तावेज नहीं होता। यानी आप देखिए जब आप किसी बुक स्टोर पे बुक सेलर के पास जाओगे, आप उससे बोलोगे कि पॉलिटी की बुक दे दीजिएगा, तो वो आपको भारतीय संविधान की बुक उठा के दे देगा। और उसमें सब चीज होंगी, उसमें मूल अधिकार भी होंगे, उसमें प्रस्तावना भी होगी, उसमें जो है निर्वाचन आयोग भी होगा, उसमें सब चीजें होंगी। लेकिन जिन देशों में अलिखित संविधान है वहां आप ऐसा नहीं बोल सकते। उसमें क्या होता है कि भाग 1, जैसे संविधान मूल संविधान में 22 भाग थे, तो पहला भाग अलग बुक में होगा, दूसरा भाग अलग बुक में होगा, तीसरा भाग अलग बुक में होगा। तो आप जाकर बोलोगे कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 दे दीजिएगा, भाग 2 दे दीजिएगा, भाग 3 दे दीजिएगा।
यानी लिखित संविधान लिखा हुआ तो होता, लेकिन वो एक पुस्तक में समाहित नहीं होता, एक दस्तावेज में नहीं होता, उसके दस्तावेज अलग अलग होते हैं, हर चैप्टर के लिए अलग बुक होती है। तो इसलिए लिखित संविधान और लिखित संविधान का ये फर्क है कि वो औपचारिक होता, एकल दस्तावेज होता, वो एकल दस्तावेज नहीं होता, वो एक दस्तावेज नहीं होता, वो बटा हुआ होता, उसके चैप्टर्स बटे हुए होते। फिर ये अधिनियमित होता, जो लिखित संविधान होता वो अधिनियमित होता, अधिनियमित, जबकि अलिखित संविधान जो होता आपका वो आपका अभ्युदित होता। ये अधिनियमित होता, ये अभ्युदित होता। आपने अगर थोड़ा सा भी संविधान को पढ़ा होगा तो संविधान की प्रस्तावना आप पढ़िएगा, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 26 नवंबर 1949 को हम अंगीकृत एवं अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित का मतलब यह है कि निश्चित तिथि, दुनिया में जितने भी लिखित संविधान है उनकी एक निश्चित तिथि होती है, यानी इस तिथि को बन के वो तैयार हुए और फिर लागू कर दिए गए। लिखित संविधान एक निश्चित तिथि को लागू होता है, लेकिन अलिखित संविधान की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है, वो जीवन भर अभ्युदित होता, सृजन होता रहता, बनता रहता। क्यों बनता रहता है? क्यों? इसलिए क्योंकि जिन देशों में लिखित संविधान होता वहां पे सर्वोच्चता, जो सरकार के 3 अंग में बता रहा था, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो वहां जो आपकी न्यायपालिका होती है वो न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। इसलिए जब भी लिखित संविधान में कोई कानून बनता, लिखित संविधान वाले देशों में जब भी कोई कानून बनता तो न्यायपालिका उसका आकलन करती है कि वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है तब जाकर वो संविधान में ऐड कर दिया जाता, लेकिन संशोधित करना पड़ता। अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता। अलिखित संविधान में क्या होता कि अलिखित संविधान में जो विधायिका होती है वो सर्वोच्च होती है। समझ लीजिएगा, विधायिका बोले तो संसद, संसद बोले तो सरकार। विधायिका मतलब संसद, संसद मतलब सरकार। यानी लिखित संविधान वाले देशों में न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होता, जबकि अलिखित संविधान वाले देशों में विधायिका सर्वोच्च होती है। इसलिए जब भी विधायिका यानी संसद, जब भी विधायिका कोई कानून बनाती है तो वो अपने आप, क्योंकि न्यायपालिका उसे चैलेंज नहीं कर सकती, न्यायपालिका उसे चैलेंज नहीं कर सकती, इसलिए विधायिका जब भी कोई कानून बनाएगी वो कानून अपने आप ही जाकर संविधान का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका तो उसे रोक ही नहीं सकती। तो इसलिए वो हिस्सा बन गया, फिर सरकार कानून लाई, फिर जाकर संविधान का हिस्सा बन गया, फिर सरकार कानून लाई, फिर संविधान का हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से जो अलिखित संविधान है वो चलता रहता, सृजन होता रहता उसका, जबकि ये अधिनियमित होता, इसलिए हम उसे बोलते हैं वो अभ्युदित होता, लगातार चलता रहता। उसकी निश्चित डेट नहीं होती है कि इस डेट को लिख के पूरा हो गया, नहीं। तो इसलिए न्याय जो आपका लिखित संविधान होता वो एक योजनाबद्ध तरीके से होता, उसकी एक योजना होती है, उसके लिए एक संविधान सभा होती है। आप अगर थोड़ा सा संविधान पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो लिखित संविधान वाले देशों में लिखित संविधान जो होता है वो एक योजनाबद्ध तरीके का परिणाम होता। लिखित संविधान एक योजनाबद्ध तरीके का परिणाम होता, जबकि अलिखित संविधान योजनाबद्ध तरीके का परिणाम नहीं होता, वो लगातार चलता रहता, उसके लिए कोई संविधान सभा गठित नहीं होती है। क्लियर? तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे कि भारतीय संविधान लिखित और निर्मित है। क्यों? क्योंकि निर्मित क्यों है? क्योंकि उसे संविधान सभा ने निर्मित किया, वो एक योजनाबद्ध तरीके का परिणाम है। क्लियर? अब दूसरा आप देखिएगा, दूसरा पॉइंट, कठोर और लचीला। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि कठोर और लचीला। तो कठोर और लचीले का मतलब वो मत समझिएगा आपके वो बहुत टफ है, वो सिस्टम नहीं है जो आप सोच रहे हैं। कठोर लचीले का मतलब ये है कि कठोर उसको बोलते हैं कि जिस संविधान में आसानी से संशोधन ना किया जा सके,
जिस संविधान में, जैसे 370 अभी हटाइए तो संविधान में संशोधन करना होगा तो या एनआरसी वाला मुद्दा लेकर आ रहे तो एनआरसी के लिए संशोधन करना होगा, वरना फिर तो आपका नागरिकता में है तो सही, नागरिकता अधिनियम 1955 वाला, उससे नागरिकता दे दीजिएगा, लेकिन उसके लिए संशोधन करना होगा। तो कठोर वो यानी जब सरकार को कोई नियम बदलने के लिए संशोधन करना पड़े और संशोधन विशेष बहुमत से करना होगा, यानी बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़े संशोधन करने के लिए, तो उसे हम कठोर बोलते हैं। और जिस संविधान में हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं, आराम से कानून को बदल सकते हैं, उसको हम लचीला बोलते हैं। क्लियर हुई बात? यानी जिसमें बहुत मुश्किल से संशोधन किया जाए कठोर कानून, जिसमें आसानी से हो जाए लचीला। इसलिए भारत को देखिए, भारतीय संविधान जो है उसमें उसमें आप कुछ जगह पे आसानी से संशोधन कर सकते हो, कुछ जगह पे आपको कठोर प्रक्रिया अपनानी होगी, सही है। इसलिए भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह बोला कि देखिए, भारतीय संविधान का कठोर होना इसलिए फायदेमंद है कि वो सरकार पर अंकुश लगाएगा, यानी सरकारें अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर बैठे, उन्हें विशेष बहुमत से गुजरना पड़े, यानी सरकार के जो मन में आया जनता को थोप दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी सरकार को जब कोई कानून लाना होगा तो उसे एक विशेष बहुमत से गुजरना होगा ताकि जनता बची रहे, इसलिए कठोर कानून रखा गया। लचीला इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा हमने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, और समाजवादी व्यवस्था में सरकारें लोक कल्याणकारी होती है, जनता का कल्याण करने के लिए काम किया जाता है। ये नहीं होता कि हमने जो है यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था को अपना, पूंजीवादी नहीं अपना। पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है, जब आप पढ़ोगे इकोनॉमी में, वो लाभ के लिए काम करती है। आप देखिए ट्रेन जा रही है इलाहाबाद से मुंबई, उसमें भले ही एक व्यक्ति बैठा हो लेकिन जाएगी वो। लेकिन अगर वो पूंजीपति प्राइवेट सेक्टर में होती तो एक उस पर थोड़ी चली जाती कि एक वो बैठा उसमें सवारी तो जाएगी, नहीं, वो लाभ के लिए काम करते हैं। जबकि जो सरकारें होती हैं समाजवादी होती है, वो लोक कल्याण के लिए काम करती है। क्लियर? तो वो भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। विश्व का विशालतम संविधान, ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान विश्व का एक विशालतम संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का एक विशालतम संविधान है। तो भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान कैसे, उसको समझिए। विश्व का विशालतम संविधान इसलिए है क्योंकि देखिए, भारतीय संविधान जो है, भारतीय मूलभूत संविधान में जो आप भाग पढ़ते थे वो 22 भाग थे। जो अनुसूची थी, अनुसूची वो 8 थी, 8 अनुसूची। और आप देखिएगा 22 भाग 8 अनुसूची। अनुच्छेद की बात की जाए, आर्टिकल 395, ये मूल संविधान है। जबकि वर्तमान में आप देखिएगा 25, वर्तमान में भाग 25 है, किसी किसी बुक में 26 भी है, लेकिन आप 25 मानिए। अनुसूची 12, वर्तमान में अनुच्छेद 460 प्लस, भाग 22, वर्तमान में 25। मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में 12। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, लेकिन वर्तमान में 400